हेलो मिस्टर सिन्हा, मैं नार्वेकर बोल रहा हूँ, मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर नार्वेकर। मिस्टर सिन्हा, आपके आधार कार्ड के इस्तेमाल करके आपके आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है कुछ लोगों के साथ। उसकी जांच हम लोग कर रहे थे। जांच में पता चला कि 2,60,00,000 का फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करने के लिए आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई पुलिस ने हमने जांच पूरी कर ली है। जांच के बाद आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो आपके आधार कार्ड के जरिए ही के थ्रू ही ये पूरा फ्रॉड हुआ है। मिस्टर सिन्हा, जब मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ। नहीं, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो कॉल पे आओ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट में घर पहुंच रहे हो तो 5 मिनट फ़ोन काटना मत, क्योंकि अभी इधर इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, तो इसलिए फ़ोन काटना मत। फ़ोन पर बात करते करते घर पहुंचो। कितने मिनट में घर पहुंचोगे आप? 5 मिनट में। तो आप बात करते हुए पहुंचो ताकि आपको सारी बात बता दी जाए, क्योंकि फिर मुंबई पुलिस की टीम रवाना होगी, आपकी गिरफ्तारी होगी। हाँ, सारी जाँच हो चुकी है मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, आपके कहने से नहीं होगा ना, हमारे पास सारा एविडेंस है, सारी जांच हो गई, हमारी टीम ने जांच की, सारी कंप्लेन है, सब कुछ है, आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका आधार डिटेल है, आपका पैन कार्ड है, सारा है, उससे प्रूफ हो गया। हाँ जी, हाँ जी, प्रूफ हो गया कि आपके नंबर से हुआ है आधार कार्ड से। तो आपने नहीं किया तो कुछ हुआ ना, तो ये आप आओ, वीडियो कॉल पे हम आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस जांच का, सब कुछ बताते हैं आपको। पहले तो वीडियो कॉल पे आपको आना पड़ेगा। अब आपके नहीं मानने से नहीं होगा मिस्टर सिन्हा। जब मैं बोल रहा हूं ना कि मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं, इंस्पेक्टर नार्वेकर, तो आप वीडियो कॉल पे आओ, फिर बात करते हैं, बताता हूं आपको। और आप नहीं मानोगे, पुलिस जाएगी, आपकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मिस्टर सिन्हा, हमारे पास सारा डिटेल है, आपका एड्रेस से लेकर सब कुछ है। जांच चल रही थी, आपको कई बार सम्मन भेजा गया, आपने सम्मन रिसीव नहीं किया। तो आपने नहीं तो किसी और ने वहां से वापस किया होगा। और सिर्फ एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं आपका कॉल सीबीआई के सीनियर अफसर के पास, वो भी बताएंगे आपको। मिस्टर राहुल गुप्ता, उनको ट्रांसफर कर रहा हूं, होल्ड करना। अब ये फ़ोन जो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर नोएडा के एक शख्स मिस्टर सिन्हा को और आर के सिन्हा को किया गया, ये फ़ोन ट्रांसफ़र होता है, या कहा जाता है ट्रांसफ़र कर रहे हैं सीबीआई के एक अफसर को। इस बीच आर के सिन्हा की धड़कन बढ़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया, कैसे मेरे आधार कार्ड से फ्रॉड हो गया, ये कौन सा मामला है, मुंबई पुलिस ऐसे क्यों कह रही है कि हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जानकारी के बगैर किसी ने फ्रॉड कर लिया, अब क्या होगा। उनके बीच उनके मन में धड़कन बढ़ी है और ये कह दिया गया कि फ़ोन आप काटोगे नहीं, आप फ़ोन होल्ड पर रहोगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि घर से बाहर हैं, इसलिए वीडियो कॉल पर नहीं आ सकते। तो उन्होंने बताया 5 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, तो कहा 5 मिनट तक लगातार आप बात करते रहो, घर पहुंचकर वीडियो कॉल पर आओ। अब ये फ़ोन इतनी देर में ट्रांसफ़र होता है। वो फ़ोन पर है मिस्टर आर के सिन्हा। हाँ मिस्टर सिन्हा, लीजिए बात करिए, सीबीआई अफसर हैं, राहुल गुप्ता साहब से बात करिए। हाँ मिस्टर सिन्हा, मैं राहुल गुप्ता बोल रहा हूँ। मिस्टर सिन्हा, आपके केस की जांच कर रहा हूँ मैं। ये सारी फाइल मेरे पास है मिस्टर सिन्हा। इसमें पता चल रहा है कि आपके नाम से आपके एड्रेस, आपके आधार, आपके पैन कार्ड और सब का इस्तेमाल करके 300 लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है, एक चिट फंड कंपनी बनाकर। सबसे पैसे लिए गए हैं और 200 से ज़्यादा कंप्लेनेंट हैं, सबने लिखित कंप्लेन की है। आपका सब कुछ है, सबका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कर लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग है मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, आपको मिस्टर नार्वेकर ने बताया होगा, कई बार आपको सम्मन गया। मिस्टर सिन्हा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपकी गिरफ्तारी होगी मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, आपके मानने ना मानने से नहीं होगा मिस्टर सिन्हा, सब सारे एड्रेस प्रूफ हमारे पास है मिस्टर सिन्हा। तो आप वीडियो कॉल पे आइए मिस्टर सिन्हा, अभी हम आपको बात कराते हैं। यहाँ और सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे भी बात कराएंगे। आप वीडियो कॉल पर पूरी प्रोसेसिंग भी देख पाएंगे, पूरी प्रोसीडिंग भी देख पाएंगे। मिस्टर सिन्हा, वीडियो कॉल पे आइए। वीडियो कॉल पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है? 2-3 मिनट में आप घर पहुंचते हैं, वीडियो कॉल पे आइए। लेकिन आप फ़ोन काटिएगा नहीं, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि ये फाइनल हियरिंग है और लास्ट कॉल है। अगर आपने इसके हिसाब से अगर एक्ट नहीं किया और हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर उसके बाद तुरंत आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। दिल्ली
मुंबई से टीम हमारी जाएगी, दिल्ली जाएगी, दिल्ली पुलिस को लेगी, फिर आपके नोएडा में पहुंच जाएगी। हाँ, तो आप वीडियो कॉल पे आइए घर पहुंचकर मिस्टर सिन्हा, सारा एविडेंस हमारे पास है, तभी हम बात कर रहे हैं। माफ़ करिए, आवाज़ बदलने की मैं कोशिश कर रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर या सीबीआई अफसर बनकर जो बातचीत की है वो दरअसल नाट्य रूपांतरण है, क्योंकि दूसरी तरफ कोई है नहीं। मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि देश में ठगी का जो नया तरीका इजाद किया गया है उसकी जद में आप भी आ सकते हैं। और इसी तरीके से ठगी की घटना दिल्ली से सटे नोएडा में हुई है। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है। कॉल करने वाले ने नोएडा के एक शख्स को, जिनका नाम आर.के. सिन्हा है, लगातार वीडियो कॉल पर डराए रखा, गिरफ्तारी का डर दिखाता रहा। वीडियो कॉल पर दिखने वाला फ्रॉड पुलिस की वर्दी में था, इसलिए नोएडा के रहने वाले राकेश कुमार सिन्हा जब तक कुछ समझ पाते तब तक उन्हें चूना लग चुका था। और इसी तरह से राकेश सिन्हा का नंबर लिया, उनको कॉल किया, उसके बाद उन्हें कभी मुंबई पुलिस का अधिकारी, कभी सीबीआई अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, ये सब भी उन्हें कहा गया। और 4 दिन तक सिन्हा साहब डिजिटल अरेस्ट रहे। केस में क्लीन चिट देने के नाम पर 3 इंस्टॉलमेंट में उनसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए ठग लिए गए। 1 करोड़ 20 लाख ठग लिए, क्योंकि उन्हें बताया कि आपके खिलाफ 300 ठगी के मामले हैं या 300 मामलों में आपके खिलाफ जांच चल रही है चिटफंड कंपनी के नाम पर। एफआईआर अब मिस्टर सिन्हा ने, राकेश सिन्हा ने दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है। नोएडा के आर.के. सिन्हा की तरह ही सैकड़ों लोग हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों में ठगे जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं, करोड़ों अरबों की ठगी हो रही है। इसी साल डिजिटल अरेस्ट की 6000 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 6 लाख ऐसे फोन नंबर्स को ब्लॉक किया गया है जिनका इस्तेमाल इस तरह की ठगी के लिए किया जा रहा था। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए इसे रोकना अब इतनी बड़ी चुनौती बन गई है कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया है। हो सकता है कभी सीबीआई अधिकारी बनकर, कभी कस्टम अधिकारी बनकर, कभी ईडी या इनकम टैक्स या किसी पुलिस महकमे का अधिकारी बनकर किसी ने आपको भी फोन किया हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह से फोन करने वालों के झांसे में भी आ गए हो और मोटी रकम की चपत भी आपको लग चुकी हो। अगर आप झांसे में नहीं आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि कभी ऐसा फोन आए तो झांसे में आने से पहले इस वीडियो में कही गई बात आपके जहन में आ जाए और आप लुटने से बच जाएं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम एजेंसियां पूरा जोर लगाकर भी ठगी के इस नेटवर्क को खत्म करने में विफल हो रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी तक ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीके बताए हैं। पीएम मोदी ने 3 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका एक हिस्सा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। गौर से देखिए, सुनिए किस तरह से यह फ्रॉड होता है। फ्रॉड करने वाला किस तरह से पुलिस अधिकारी बनकर सामने वाले को वीडियो कॉल पर लाता है और सामने वाला ठगा रह जाता है। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के 1 साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। जिस वीडियो को अपने मन की बात कार्यक्रम में शेयर किया, उस वीडियो में दिख रहा पुलिस वाला दरअसल एक फ्रॉड है। पुलिस की वर्दी में बैठा है और वीडियो कॉल के जरिए एक शख्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा माहौल, ऐसी भावभंगिमा बना रहा है कि सामने वाला उसके झांसे में आ जाए। यही तरीका होता है इनका। ऑनलाइन ठगी के यूं तो कई तरीके हैं जिसके माध्यम से आए दिन लोग ठगी के शिकार होते रहते हैं, जैसे फिशिंग, इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी, यूपीआई फ्रॉड इत्यादि इत्यादि।
लेकिन आज के इस वीडियो में हम ठगी के जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं वो एक नए तरीके की ठगी है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। हालांकि साइबर विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन इस ठगी में जिस तरह से सामने वाले व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए लगातार निगरानी में रखा जाता है, उन्हें कहीं दूर जाने नहीं दिया जाता है, लगातार वीडियो कॉल पर दूसरी तरफ से कभी पुलिस अधिकारी, कभी सीबीआई अधिकारी, कभी ईडी अधिकारी, कभी इस तरह का माहौल बनाए रखा जाता है कि सामने वाला बिल्कुल प्रेशर में आ जाए। इसलिए इसे नाम डिजिटल अरेस्ट दिया गया, क्योंकि एक तरह से वो अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है, जिसमें ठग को खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी और इसी तरह के महकमे के अधिकारी बताकर ऑडियो वीडियो कॉल करता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि आप पर या आपके परिजन पर गंभीर अपराध जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी या किसी अवैध मामले में शामिल होने के आरोप हैं, या आपके नाम पर करोड़ों अरबों की ठगी हो गई है, आपके नाम, पता, आधार सबका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए आप व्हाट्सएप या स्काइप से जुड़िए, और उसके बाद वही आपको लिंक भेजेंगे। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सामने कोई पुलिस का दफ्तर होगा, किसी सरकारी अधिकारी का दफ्तर होगा, कोई अदालत दिख सकती है, और वीडियो कॉल पर लगातार 24/7 आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इस इन्वेस्टिगेशन में आपको, इस प्रोसेस में आपको हिस्सा लेना जरूरी है, वरना किसी दिन आप गिरफ्तार हो सकते हैं, और उस बीच आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। ठग आपका भरोसा जीतने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। वीडियो कॉल के दौरान फेक सेटअप बना देंगे, जैसे कई बार सेशन कोर्ट जैसा लगेगा, कई बार किसी बड़े अधिकारी का चैम्बर जैसा लगेगा, जिसमें नकली जज, पुलिस अधिकारी सब बैठे दिख सकते हैं, वहाँ सुनवाई भी होती दिख सकती है। फर्जी दस्तावेज, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान पत्र, सरकारी संस्थानों के लोगो, बैकग्राउंड, सब कुछ, ताकि पूरी घटना या सामने जो आपको दिख रहा है सब कुछ वास्तविक लगे, और उसके बाद आप उस पर भरोसा करने को मजबूर हो जाएं, इतना डर जाएं आप। और ये सब देखने के बाद आपको शक होने लगेगा कि वाकई मेरे नाम से या मेरे आधार नंबर पर या मेरे पता का इस्तेमाल करके कोई ऐसा गैर कानूनी काम जरूर किया गया है जिसकी आंच अब मुझ तक आने वाली है। और अंततः जब आप इतने परेशान हो जाते हैं 2 दिन 4 दिन में, तो आप सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा कि इस अकाउंट में इतने पैसे डालो, और उसके बाद आपको अकाउंट नंबर बताए जाएंगे, और आप मजबूर हो जाएंगे, और आप इंस्टॉलमेंट में अपनी क्षमता के हिसाब से आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद आपके साथ ठगी का ये जो पूरा नेटवर्क है आपको ठग कर, चपत लगाकर कहीं चंपत हो जाएगा, और उसके बाद उस नंबर पर आपको कोई मिलेगा नहीं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो साइबर ठग ज़्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं या फिलहाल जिनके पास काफ़ी पैसे हैं। ठगों को पता होता है कि इनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे होंगे। ठगों के इस गिरोह के पास ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोगों का डेटा होता है जो उनके पोटेंशियल शिकार हो सकते हैं, खास करके महिलाएं, बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनके खातों में मोटी रकम होती है या जो कहीं से मोटी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। ठगों का यह नेटवर्क अब इतना व्यापक हो चुका है कि इनके पास हजारों ऐसे लोगों के डेटा होते हैं जिनके बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो, और उनके पास इतनी जानकारियां होती है कि उन जानकारियों का इस्तेमाल करके आपको अपने प्रभाव में ले लेंगे, आपको भरोसे में ले लेंगे। अब मैं डिजिटल अरेस्ट और इस तरह की ठगी की कुछ और घटनाएं आपको बताता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि यह गिरोह कैसे काम करता है, कैसे लोगों को शिकार बनाता है, और आगे ये भी बताऊंगा कि आप क्या करें कि ऐसे ठगों की गिरफ्त में आने से बच सकें। जैसे ठगी की इस घटना को देखिए। ठगी की यह घटना अगस्त 2024 की है। यूपी के लखनऊ में डॉक्टर रुचिका टंडन डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गई। डॉक्टर रुचिका को एक कॉल आया। सामने वाले ने कहा, कॉल करने वाले ने, कि मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRI का एक अधिकारी बात कर रहा हूं। उसने दावा किया कि आपके पास जो नंबर आप इस्तेमाल कर रही हैं, उस नंबर के जरिए मैसेज करके बहुत सारे लोगों को हैरेस किया गया है, परेशान किया गया है, और आपके ऊपर ऐसे 22 मामले दर्ज हैं। आपकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। कॉल करने वाले ने डॉक्टर रुचिका टंडन को डराते हुए कहा कि अगर इस पूरे मामले की कार्रवाई में वो शामिल नहीं होती हैं तो उन्हें कठोर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर रुचिका टंडन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उनसे कहा जाता है कि इस पूरे मामले के बारे में किसी को बिल्कुल न बताएं। यही इनका तरीका होता है ऐसे ठगों का। इसके बाद ठगों ने कई दिन तक वीडियो कॉल के जरिए एक नकली अदालती प्रक्रिया चलाई, जिसमें फर्जी जज, फर्जी पुलिस अधिकारी और पूरा फर्जी माहौल
उन्होंने दिखावा किया कि एक असली कोर्ट का मामला है। वीडियो पर सब कुछ रुचिका टंडन को दिखाया जाता रहा। फिर डॉक्टर टंडन को डरा धमका कर इन ठगों ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किए, सेटलमेंट के लिए, ताकि गिरफ्तारी से बच सके। डॉक्टर टंडन ने डर कर ठगों के कहने पर 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। 2 करोड़ 80 लाख, सिर्फ डर से कि कहीं गिरफ्तार न हो जाए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह संगठित ठगों का हिस्सा था। फिर उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। ऐसी घटनाओं की लंबी लिस्ट है। केंद्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी को करीब 1.5 महीने तक साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में रखा। इनकी उम्र लगभग 80 साल है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 13 सितंबर 2024 को रिटायर हुए 80 साल के बुजुर्ग के पास एक कॉल आया, जिसमें सामने शख्स जो कॉल कर रहा था उसने कहा कि वो दिल्ली पुलिस से बोल रहा है। बुजुर्ग को कॉल पर पुलिस बनकर ठगने वाले ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने एक पार्सल को पकड़ा है। इसमें 16 फर्जी पासपोर्ट, 56 एटीएम और 140 ग्राम ड्रग्स हैं। कॉल करने वाले ठग ने बुजुर्ग को उनका नाम और आधार नंबर बताते हुए कहा कि यह 11 सितंबर को भारत से मलेशिया जाने वाला था। अब सोचिए, किसी को ऐसा कहा जाए कि आपके नाम से पार्सल जा रहा था और वो पकड़ा गया तो कोई परेशान होगा। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने तो वैसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं, लेकिन परेशान कोई भी हो जाता है। फिर जिसने कॉल किया उसने अपनी पहचान के तौर पर दिल्ली पुलिस के सुनील कुमार नाम की एक आइडेंटिटी कार्ड भेजा, ताकि वो बता सके या साबित कर सके कि मैं असली हूं। और इसके अलावा उसने ऑनलाइन माध्यम से केस रिपोर्ट की फाइल भी उन्हें भेजी, जिसमें स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई प्रवीण सूद लिखा था। रिपोर्ट में बुजुर्ग के ऊपर मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आरोप थे। ये सब उनको वीडियो पर भेजा और स्क्रीनशॉट भेजा। अब बुजुर्ग परेशान हो गए। इसके बाद बुजुर्ग ने लगभग 10 लाख रुपया आरबीआई को ट्रांसफर करने को बुजुर्ग को डरा धमका कर तैयार किया। वो तैयार हो गए और 10 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उस बुजुर्ग के ऊपर लगातार पैसों के दबाव वो फ्रॉड बनाते रहे। कभी सीबीआई अफसर तो कभी ईडी डायरेक्टर, कभी और किसी नाम से वो पैसे ऐंठता रहा। बुजुर्ग ने आखिर में कहा कि अब बाकी बची रकम आरबीआई ऑफिस आकर दे देगा। तो फ्रॉड ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में 24 अक्टूबर 2024 को सीबीआई हेडक्वार्टर पर आने को तैयार हो गया। बुजुर्ग ने 24 अक्टूबर को दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचकर फ्रॉड को कॉल किया तो उसने हेडक्वार्टर की तस्वीर मांगी। फिर उनसे कहा कि रिसेप्शन पर बैठो, मैं आपके पास एक आदमी भेजता हूं जो आपको मेरे ऑफिस ले आएगा। काफी इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया। फिर बुजुर्ग ने रिसेप्शन पर बताया। रिसेप्शन पर बैठे एक अधिकारी ने कंप्यूटर पर चेक किया तो पता चला उसके साथ फ्रॉड हो रहा है और उसके बाद पूरा मामला दर्ज हुआ। अब एक और मामले को देखिए। 28 अगस्त 2024 को 82 साल के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर एसपी ओसवाल को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वो सीबीआई अधिकारी है। उसने कहा कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अगले 2 दिनों तक एसपी ओसवाल साहब स्काइप कॉल के माध्यम से 24/7 उससे जुड़े रहे, क्योंकि उन्हें मजबूर कर दिया गया कि आप लगातार कॉल पर रहिए। और इस दौरान उनसे पूछताछ की जाती रही, उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी जाती रही। चौंकाने वाली बात यह है कि सामने से जो वीडियो कॉल के माध्यम से कार्रवाई हो रही थी, उसमें जो जज था वो खुद को सीजेआई बता रहा था, चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़। ओसवाल के मुताबिक उन्होंने जज का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने 2-3 बार ऑर्डर कहा जो सामने जज साहब बनकर बैठे थे। तो सोचिए जरा, सीजीआई तक के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। ठग जब किसी को शिकार बनाना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक एसपी ओसवाल कहते हैं कि उनसे कहा गया कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ अनियमितताएं हैं और उनका खाता नरेश गोयल केस से जुड़ा हुआ है। नरेश गोयल जेट एयरवेज के चेयरमैन थे, अभी भी जेल में हैं शायद। बहुत सारे मामले उनके खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम मामले उनके खिलाफ कई अदालतों में। उन्हें सितंबर 2023 में एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस फ्रॉड ने ओसवाल को फेक वारंट और सुप्रीम कोर्ट के नकली दस्तावेजों के नाम पर 7 करोड़ की ठगी कर ली। और इस घटना के बाद ओसवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और साइबर क्राइम के अधिकारियों की मदद से करीब 5.25 करोड़ तो उन्हें वापस मिल गए, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उन्हें सहना पड़ा। तो कैसे कैसे ठग हैं, कैसे कैसे इनके तरीके हैं, इसलिए मेरा मकसद था इस वीडियो के जरिए आपको आगाह किया जाए। एक और मामला सुनिए। नोएडा की 73 साल की एक महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना दिया। यह घटना 13 जून 2024 की है। महिला को एक कॉल आया। कॉल करने वाला शख्स खुद को मुंबई में अंधेरी में एक कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया।
उसने महिला से कहा कि आपके नाम पर एक पैकेट मिला है जिसमें गैर कानूनी सामान है। और इसके बाद लगातार उसके पास कॉल आने लगा, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि वो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है। महिला से उसने कहा कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पूछताछ के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा। अब उस महिला को लगा कि उसे किसी ने बुरी तरह से फंसा दिया है। नतीजा ये हुआ कि गिरफ्तारी के डर से उस महिला ने अगले 5 दिनों में ठगों के द्वारा बताए गए बैंक खातों में 1,30,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों और पति से दूरी बना ली, ताकि कोई उनसे ये न पूछे या उनसे उनकी मनोस्थिति देखकर उनसे पूछे नहीं और वो बताने को मजबूर न हो जाए, क्योंकि उन्हें यही डराया गया था कि किसी को बताना नहीं। इस तरह के हजारों मामले बीते कुछ सालों में इस देश में आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से, जहां डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों के साथ ठगी की गई। दिल्ली के एक 50 साल के एक जर्नलिस्ट ने ऑनलाइन ठगी में 1,86,00,000 रुपए गंवा दिए। नोएडा के एक रिटायर अधिकारी के साथ 1,19,00,000 रुपए की ठगी हुई। वहीं अहमदाबाद की 27 वर्षीय एक महिला को साइबर ठगों ने वेब कैम पर कपड़े उतारने तक के लिए मजबूर कर दिया और उनसे 5 लाख रुपए वसूल लिए। डिजिटल फ्रॉड का खुलासा करने के लिए इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब इंडिया टुडे के रिपोर्टर से एक कुरियर कंपनी ने संपर्क किया। कॉल करने वाले ने कहा कि वो DHL कंपनी से बात कर रहा है। फिर उसने कहा कि 14 अक्टूबर 2024 को जो आपने पार्सल बीजिंग भेजा था चीन, वो वहां पहुंच नहीं पाया। इंडिया टुडे के पत्रकार को फोन पर बताया गया कि आपके पार्सल को मुंबई के कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया। क्या क्या तरीके अख्तियार करते हैं, जिसमें 5 क्रेडिट कार्ड, 7 पासपोर्ट, 3.5 किलो कपड़े और 400 ग्राम ड्रग्स शामिल है। इसके बाद पत्रकार से कहा गया कि आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी। फिर एक फर्जी अधिकारी ने इंडिया टुडे के पत्रकार को कॉल करके डराने की कोशिश की, कहने लगा आपको जेल की सजा हो सकती है। इसके बाद एक फर्जी IPS अधिकारी ने इंडिया टुडे के पत्रकार से आधार कार्ड का नंबर मांगा, साथ ही कहा कि आपके ऊपर 536 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप है। बातचीत के दौरान पत्रकार को व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी दस्तावेज दिखाए गए, जो इस बात के सबूत के तौर पर दिखाया गया कि आपके खिलाफ सारे मामले हैं। पत्रकार को ED का वारंट भी दिखाया गया। आखिर में किसी दूसरे फर्जी अधिकारी ने इंडिया टुडे के पत्रकार से कहा कि आप अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको 10 लाख देने होंगे। जरा सोचिए किस किस तरह से ये लोग ठगी करते हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर को आप देखिए। अहमदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कुछ लोग ताइवान के बताए गए। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट और अन्य ऑनलाइन ठगी का इस्तेमाल करके करीब 5,000 करोड़ रुपए चीन और ताइवान भेजे। पुलिस को छानबीन के दौरान गुजरात के वडोदरा में एक डार्क रूम का पता चला, जहां से ये ठग डिजिटल अरेस्ट और अन्य ऑनलाइन फ्रॉड का रैकेट चला रहे थे। इस डार्क रूम में 20 रूटेड मोबाइल स्टैंड, राउटर और मिनी लैपटॉप था। एक सिम कार्ड बैंक खाते से एक सिम कार्ड अलग अलग बैंक खातों से जुड़ा था, जिनमें OTP आती थी। पुलिस को इन 20 फोन के जरिए अन्य 120 मोबाइल फोन के नंबर की जानकारी मिली जो इनसे जुड़े हुए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने वडोदरा में डार्क रूम को संचालित कर रहे कुछ आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह के डार्क रूम दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से भी ऑपरेट किए जाते हैं। दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड का पूरा रैकेट ताइवान से संचालित किया जाता है, जो गुजरात में चल रहा था। और इस मामले में पुलिस ने 4 ताइवानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। इसका मतलब इस फ्रॉड और इस रैकेट की जो सरहद है वो भारत से बाहर भी है। मतलब इसका मतलब कि ये रैकेट सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया के कई देशों से संचालित होता है। शिकार भारत में बनाया जा रहा है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोपी CBI और साइबर क्राइम अधिकारी बनकर ऑनलाइन लोगों से पैसे ऐंठते थे और ये गिरोह रोजाना 1.5 करोड़ रुपए ताइवान भेजते थे। गुजरात पुलिस को छानबीन के दौरान इस गैंग की गूगल शीट भी हाथ लगी, जिसमें पैसों का सारा लेखा जोखा लिखा हुआ था। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि ये लोग ताइवान में बैठकर बिना OTP के ही बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। इन आरोपियों के पास से एक PPT भी बरामद हुई, जिसमें भारत में एजेंट बनाने से लेकर सिम कार्ड, बैंक खाते, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में बदलने से जुड़ी सारी योजनाएं या जो भी उनकी प्लानिंग वो भी लिखी थी। एक सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2024 की पहली तिमाही में भारतीय नागरिकों ने डिजिटल गिरफ्तारी और धोखाधड़ी मामलों में फंसकर लगभग 120 करोड़ रुपए गंवा दिए। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, उसके आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी
से 30 अप्रैल के बीच कुल 7,40,000 शिकायतें दर्ज की गई, जबकि साल 2023 में करीब 1.5 लाख मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2022 में 9 लाख मामले दर्ज किए गए। भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच भारतीय नागरिकों ने डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से 120 करोड़ रुपए, ट्रेडिंग स्कैम में 1420 करोड़ रुपए, निवेश धोखाधड़ी में 222 करोड़ रुपए और रोमांस स्कैम में करीब 13 करोड़ रुपए खोए हैं या गंवाए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साइबर क्राइम के मामलों में पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 2017 में 3,466 मामले थे, 2018 में 3,353 मामले, 2019 में 6,229 मामले, 2020 में 10,395 मामले, 2021 में 14,007 मामले और 2022 में संख्या बढ़कर 17,470 तक पहुंच गई। फरवरी 2024 में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि 2023 में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के 11 लाख शिकायतें दर्ज हुई थी, 11,28,000। TRAI के डेटा के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगभग 93 करोड़ है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद डिजिटल धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ने लगे। खासकर डिजिटल गिरफ्तारी अब पहले से काफी आसान हो चुकी है। डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक तकनीक की मदद से असली चेहरे और आवाज का भी नकली वीडियो बनाया जा सकता है, जिससे अपराधी किसी को भी आसानी से फंसा लेते हैं और हर तरह की टेक्निक का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप फेक एक खास तरह का AI मॉडल है जो असली इंसानों के चेहरे और आवाज की हूबहू कॉपी कर लेता है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर सकता है और उसे असली जैसा दिख सकता है या भ्रम हो सकता है। इसी तरह डीप फेक का इस्तेमाल, इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधी खुद को किसी पुलिस अफसर, जज या अधिकारी की तरह पेश करते हैं। यह टेक्निक का इस्तेमाल है फ्रॉडिज्म में। जैसे कोई व्यक्ति वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अफसर बताकर किसी को धमका सकता है या उसके खिलाफ कोई केस है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में हाल के दिनों में, जैसे अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा कि ये ठग फोन कॉल्स करते हैं और कई बार खुद को पुलिस, CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या किसी सरकारी महकमे के अधिकारी के तौर पर खुद को पेश करते हैं और अलग तरह की आइडेंटिटी कार्ड या पहचान का इस्तेमाल करते हैं और इस आत्मविश्वास से बात करते हैं कि लोग फंस जाते हैं। और मैं तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इस कार्यक्रम में अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि देश के हजारों लोग जो इस ट्रैप में आ रहे हैं उनके लिए जरूरी सवाल है, जरूरी मुद्दा है। क्या कहा था मोदी जी ने, ये भी सुनिए। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। अब सवाल उठता है डिजिटल अरेस्ट और ऐसे साइबर फ्रॉड से बचा कैसे जाए। तो दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा। कोई नंबर पर या व्हाट्सएप ऑडियो या वीडियो कॉल करके आपको अगर गिरफ्तार करने या गिरफ्तारी का वारंट होने जैसी बात करे तो मान लीजिए फ्रॉड है, झूठ है। ऐसे फोन पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है, कोई एजेंसी नहीं देती है। आपने अगर कभी पार्सल किया ही नहीं है तब आपको कहा जाए कि आपका एक पार्सल आया है या ऐसा कोई कॉल आया कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है या लौट आया है, तो आप समझिए कि आपके साथ ठगी की कोशिश हो रही है, आपको ट्रैप में लेने की कोशिश हो रही है। फोन पर अगर कोई कहे कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्री का पैसा आया है या आपके अकाउंट में गलत तरीके से लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं, तो आप समझिए कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है या आपको शिकार बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत सरकार की कोई एजेंसी इस तरह से फोन पर यह सूचना देकर ऐसे कोई काम नहीं करती है। कोई आपसे आपका आधार कार्ड नंबर या कोई और आपके बारे में जानकारी मांगे, पैन कार्ड मांगे, कोई ऐसी चीज मांगे कि जांच के लिए इसका इस्तेमाल है, जरूरी है, हम किसी महकमे, सरकारी महकमे से बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई, कोई भी कागजी कार्रवाई, कोई भी जांच, ये सब फोन पर भारत में नहीं होती। कोई एजेंसी ऐसे काम नहीं करती। और अगर ऐसा लगे तो आप राष्ट्रीय एक हेल्पलाइन है 1930 पर कॉल करके
शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अगर आपके पास कोई गैर जरूरी लिंक दिखे या आपको कहे इस लिंक को क्लिक करें, क्योंकि उनका एक तरीका ये भी होता है कि कोई लिंक आपको भेजते हैं, तो ऐसे किसी भी लिंक को, अननोन लिंक को क्लिक ना करें। बहरहाल दिमाग लगाएं, दिमाग का इस्तेमाल करें। कोई भी अपरिचित अनजान आदमी आपसे किसी तरह की सूचनाएं मांगे या आपको डराने की कोशिश करें, उसका फ़ोन काटें, उसके बारे में हेल्पलाइन पर जानकारी दें और सचेत रहें ताकि कोई साइबर क्राइम आपको अपना शिकार, साइबर क्राइम के धंधे में लगा कोई ठग आपको अपना शिकार ना बना पाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।